अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। क्लास 6 मेकिंग मैथ्स इजी। आज स्टूडेंट हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे आज। इसमें हमारी आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8A। यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8A। यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। स्टूडेंट हमारी आपकी बुक का पेज नंबर है 134, जिस पे ये चैप्टर है यूनिट नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। व्हाट इज़ अलजेब्रा? अलजेब्रा किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीड कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which letters and other symbols are used to represent numbers and other quantities is called algebra. Student, हमारी डेफिनेशन द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड अदर सिम्बल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर एंड क्वांटिटीज इज कॉल्ड अलजेब्रा। ये हमारे पास डेफिनेशन है इसमें अलजेब्रा की, जिसमें हम लेटर्स और नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हमारे पास सेकंड है व्हाट इज़ स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? In algebra, an algebraic sentence that give the sense of true or false. That give the sentence true or false is called a statement. In algebra, an algebraic sentence that gives the sense of true or false is called statement. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रू और फॉल्स के बारे में बताएं कि हमारे पास कौन सा इसमें सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 3 + 5 = 8। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने दो नंबर्स को ऐड किया, हमारे पास एक आंसर आया 3 + 5 = 8। तो हमें मालूम है कि हम जब 3 में 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 ही आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल हम करते हैं, जिससे कि मैं लिखता हूँ 15 - 2 = 10। 15 - 2 = 10। तो अगर 15 में से 2 को माइनस कर दें 15 - 2, तो हमें मालूम है कि आंसर में 13 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है? 10। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज ओपन स्टेटमेंट।
ओपन स्टेटमेंट किसे कहेंगे? आंसर a statement that has one or more unknown a statement that has one or more unknown variables is called an open statement. तो ऐसी स्टेटमेंट दैट हैव वन और मोर अननोन वेरिएबल, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ हों, उनको हम क्या बोलेंगे? ओपन स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ कहते हैं x + 5 = 24। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी x + 5 = 24। तो यहाँ पर ये वैल्यू अननोन है कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें मालूम नहीं, लेकिन इसका आंसर = 24 है। ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी? ओपन स्टेटमेंट है। सेकंड एग्जांपल 3c = 90। यहाँ पर 3c = 90 है। जब हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास एक ओपन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कांस्टेंट। In an algebraic expression, or sentence, the numbers are called constants. In an algebraic expression or sentence, the numbers are called constants. For example, कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास सेंटेंस में नंबर्स आ जाएं विदाउट वेरिएबल्स, तो वो हमारे पास क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल x + 5 है, तो x + 5 में 5 हमारे पास कांस्टेंट है, 5 इज़ कांस्टेंट। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है 2x² + 3x + 7, जिसमें हमारे पास x वेरिएबल है। इसके हम डेफिनेशन नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें जो लास्ट वर्ड है यहाँ पे 7, ये हमारे पास कांस्टेंट, 7 इज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल है। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल किसे कहेंगे? इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं फर्स्ट। अलजेब्रा, a quantity that may have different values, is called
कॉल्ड वेरिएबल। In algebra, the quantity that we have different values is called variable, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल 7। तो x इसमें एक वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी है। इसके जब हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो इसका हमारे पास आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल है। 2x इज इक्वल 7, x इज वेरिएबल। इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है 3x प्लस 4y इज इक्वल 10। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हैं, x और y हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, x एंड y आर कॉल्ड वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट हमारे पास कोएफिशिएंट है द मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। कि अगर हमने एक वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हो तो वो जो नंबर होगा हमारे पास कांस्टेंट होगा, उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x² प्लस 3x। तो यहाँ पर स्टूडेंट x वेरिएबल है, x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। इसी तरह यहाँ पर x वेरिएबल है, x के साथ जो नंबर 3 है ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में यहाँ इक्वल 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं, तो 3 जस्ट कांस्टेंट होगा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि विदाउट वेरिएबल जो नंबर है वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ वो नंबर उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट। तो इस इक्वेशन में हमारे पास 2 और 3 दोनों कोएफिशिएंट हैं, x वेरिएबल है, 3 हमारे पास कांस्टेंट है। तो लास्ट हमारे पास डेफिनेशन है इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी 2 पावर 3, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 में स्टूडेंट जो हमारे पास ये नीचे नंबर 2 है इसको हम बेस कहते हैं, ये हमारे पास बेस है, और जो ये पावर में नंबर 3 है इसको हम इंडेक्स और एक्सपोनेंट कहते हैं, इंडेक्स और एक्सपोनेंट। इसको हम इंडेक्स या एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। इंडेक्स और एक्सपोनेंट फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पावर 3 लिखा, 2 इसमें बेस है, 3 इसमें इंडेक्स या एक्सपोनेंट, इसे पढ़ेंगे। इसी तरह मैं एक लिखता हूँ यहाँ पर 2 की पावर 5। तो 2 यहाँ पर स्टूडेंट 2 बेस है यहाँ पर, और 5 क्या है, इसे इंडेक्स पढ़ेंगे या एक्सपोनेंट कहेंगे। और इस फॉर्म को हम कहते हैं, ये 2 पावर 5 ये पूरी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 8, हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे वो हमने डेफिनेशंस रीड की। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 8 की, यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A सीखेंगे हम आज इसमें। इस वीडियो में हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 8A। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर है 139, 139 आपकी बुक का पेज नंबर, और हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं हम। सेपरेट ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 सेपरेट ट्रू फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है 3 + 11 = 14। तो स्टूडेंट इसकी हमने डेफिनेशंस पढ़ी कि हमारे पास ट्रू क्या होगा, फॉल्स हम किसे, फॉल्स स्टेटमेंट किसे कहेंगे, ओपन स्टेटमेंट किसे कहेंगे। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास इक्वेशन ट्रू होगी उसको हम ट्रू स्टेटमेंट कहेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन फॉल्स होगी उसको हम फॉल्स स्टेटमेंट कहेंगे, और जो इक्वेशन हमारे पास विद अननोन वेरिएबल होगी उसको हम ओपन स्टेटमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है 3 + 11 = 14 है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि 11 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 14 ही आता है। 11 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 14। तो ये स्टूडेंट होगी ट्रू स्टेटमेंट। इसको हम ट्रू स्टेटमेंट कहेंगे। ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 है x - 2y = 16। यहाँ पर स्टूडेंट x - 2y = 16। तो हम जानते हैं यहाँ पर x एक अननोन क्वांटिटी है, y अननोन क्वांटिटी है। यहाँ पर हमें इस वैल्यू का इल्म नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो = 16 आता है। तो ये हमारे पास होगी ओपन स्टेटमेंट। इसको हम क्या कहेंगे, ओपन स्टेटमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 11 - 4 = 20। 11 - 4 = 20। 11 - 4 = 20। तो 11 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो स्टूडेंट 7 आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या लिखा हुआ है, 20 आंसर लिखा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 है 3 × यहाँ पर एक सिंबल है ट्रायंगल की तरह का, एक सिंबल बना हुआ है = 24। तो स्टूडेंट 3 × ट्रायंगल = 24। इसका जब हम आंसर लिखते हैं यहाँ पर 3, तो हमें पता है कि यहाँ पर 3 एक नंबर है, जबकि ट्रायंगल का हमें इल्म नहीं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो = 24। वैसे ये एक ओपन स्टेटमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपन स्टेटमेंट, जिसको भी हमने सॉल्व करना है, ओपन स्टेटमेंट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आगे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 0 is an even number। 0 is an even number। 0 is an even number। 0 is an even number है, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि 0 is an even number। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। तो 0 एक इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो यह देखिए फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 1 is the first prime number। 1 is the
फर्स्ट प्राइम नंबर। वन इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में है कि वन इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर। तो इस तरह हमें मालूम है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स आते हैं। तो वन तो इसमें नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि वन तो फर्स्ट प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 लिखते हैं 3 ग्रेटर देन -2। 3 ग्रेटर देन -2। ये साइन हमारे पास, जब ये साइन जिस नंबर की तरफ ओपन होगा स्टूडेंट, हम उस नंबर को ग्रेटर पढ़ेंगे, और जिस नंबर की तरफ उसकी बैक होगी उस नंबर को लेस पढ़ेंगे। तो इस स्टेटमेंट से हम ये पढ़ रहे हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन -2। 3 नंबर जो है वो -2 से बड़ा है। तो डेफिनेटली 3 -2 से ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। 3 इज़ ग्रेटर देन -2। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 लिखते हैं 0.01 प्लस 0.02 1.02 है। 1.02 इज इक्वल आ जाएगा 1.03। तो ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है। इसको हम सॉल्व करके चेक करते हैं क्या ये हमारे पास आंसर ट्रू है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 0.01, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट से पहले 1 टर्म है, 1 लिखा हमने। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0.2 लिखते हैं हमने। इसको प्लस हो रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में, तो प्लस करते हैं इसको। तो 1 + 2 इज इक्वल 3, 0 + 0 इज इक्वल 0, पॉइंट एज इट इज़, 0 + 1 इज इक्वल 1। तो ये स्टूडेंट 1.03 हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ये लिखेंगे कि ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। ये हमने यहाँ पे पुट किया ट्रू स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 है 18 डिवाइड, बॉक्स है आगे, इज इक्वल 9 के। 18 डिवाइड इज इक्वल 9। तो यहाँ पर 18 डिवाइड बॉक्स इज इक्वल 9 है। तो ये ओपन स्टेटमेंट है कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स में आंसर नहीं है, एक यानी कि डिजिट यहाँ पर मिसिंग है। तो ये क्या होगा, हमारे पास ओपन स्टेटमेंट कहलाएगी। ओपन स्टेटमेंट कहेंगे इसको। जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है ये ओपन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पार्ट नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 है 3x - 1 इज इक्वल 10। 3x - 1 इज इक्वल 10 के। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं इसको। 3x - 1 इज इक्वल 10 है। यहाँ पर x अननोन क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपन स्टेटमेंट। ये हमारे पास आ जाएगा ओपन स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। रिप्लेस द अननोन by the number to make the true statement।
रिप्लेस द नाउन बाय द नंबर टू मेक द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें पार्ट नंबर 1 12 माइनस एक्स इज इक्वल 7। ट्वेल्व माइनस एक्स इज इक्वल स्टूडेंट हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम जस्ट उसमें x की वैल्यू को दोबारा इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 12 माइनस एक्स इज इक्वल 7। हमारे पास 12 7 प्लस है, इस साइड पे हम लेके आएंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल, ये माइनस वाली टर्म जब दूसरी साइड पे जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे मीनिंग 5 आ जाएगा, 5 इज इक्वल x। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5। x वैल्यू x को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस x की जगह पे हम 5 लिखेंगे इज इक्वल 7। तो स्टूडेंट 12 माइनस 5 इज इक्वल 7 इज इक्वल 7 आ गया। दोनों तरफ हमारा सेम आंसर इज इक्वल 7 आए तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है 2x प्लस 18 इज इक्वल 20। 2x प्लस 18 इज इक्वल 20 के हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं 2x प्लस 18, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा 20 माइनस 18, 20 माइनस 18। 2x प्लस 18 है, प्लस 18 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल 20 में से 18 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको हम फाइंड करेंगे, जब x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब स्टूडेंट इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएँ तो ये डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, x इज इक्वल 2 ओवर 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल 1 आएगा। अब इस 1 को x इज इक्वल टू 1 को हम स्टूडेंट गिवन वैल्यू में पुट करेंगे, यानी कि गिवन क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है सो लिखेंगे 2x प्लस 18 इज इक्वल 20, 2x प्लस 18 इज इक्वल 20। x की जगह पे हम ये 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू ब्रैकेट में ये 1 लिख लेते हैं, x की जगह पे हमने ये 1 लिखा, प्लस 18 इज इक्वल 20 के। तो स्टूडेंट 2 1 टाइम्स हमारे पास 2 आएगा, 2 1 द 2, प्लस ये 18 है इज इक्वल 20 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल 1 प्लस 18 इज इक्वल 20। तो 2 प्लस 18 इज इक्वल 20 आंसर आएगा, 20 इज इक्वल 20। तो ये दोनों तरफ हमारा आंसर 20 आ गया, 20 इज इक्वल 20 हमारा आंसर है। ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 2t माइनस 11 इज इक्वल 9। 2t माइनस 11 इज इक्वल 9 के यहाँ पर 2t माइनस 11 इज इक्वल 9 है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें 2t इज इक्वल 9 माइनस उधर जाके दूसरी साइड पे प्लस होगा, प्लस 11। तो यह आ जाएगा 2t इज इक्वल 9 प्लस 11, जब 9 में 11 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 प्लस 9 इज इक्वल 20। तो स्टूडेंट यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करते हैं। t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 टाइम्स 2 और 2 10 टाइम्स 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल 10 के, t इज इक्वल 10 आंसर। अब इस 10 को हम ऊपर गिवन वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं सो 2t माइनस 9 इज इक्वल, लिखेंगे यहाँ पर 2t माइनस 11 इज इक्वल 9 के।
तो ये लिखते हैं 2, टी की जगह हम यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 2 × 10 माइनस 11 इज इक्वल 9 है। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, 2 10 टाइम्स 20 आ जाएगा, माइनस 9, 11 इज इक्वल 9। 20 में से 11 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 9 इज इक्वल 9। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 है 5/3m माइनस 2 इज इक्वल 18 के। 5/3m माइनस 2 इज इक्वल 18। तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं, 5/3m इज इक्वल 18, माइनस 2 साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +2 लिखेंगे इसको, ये वैल्यू आ जाएगी 5/3m इज इक्वल 18 + 2 20। तो ये हमारे पास यहाँ पे 20 है। अब तो यहाँ पर 5/3 है, तो जब हम 5/3 को दूसरी साइड पर लेके जाएं तो जो रकम डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। और जो रकम 5 के भी यहाँ पर ऊपर है, इसको जब हम दूसरी साइड में शिफ्ट करें तो ये डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगी। इस तरह हम इसको कट करेंगे, 5 1 टाइम 5, 5 4 टाइम 20। तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3, 4 3 टाइम्स 12। ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। इसको अब हम गिवन में पुट करते हैं क्वेश्चन में। सो 5/3m माइनस 2 इज इक्वल 18 के। तो स्टूडेंट लिखते हैं 5/3m की जगह पे हम 12 पुट करेंगे, माइनस 2 इज इक्वल 18 के। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3 1 टाइम्स 3, 3 4 टाइम 12। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 टाइम 20 माइनस 2 इज इक्वल 18 के। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 18 इज इक्वल 18। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। 8.4 माइनस 2x इज इक्वल 2.4। इसको हम वैल्यू लिखते हैं 8.4। ये माइनस 2.4 जो इस साइड पर लेकर आएंगे, प्लस का है, लेफ़्ट साइड पर ये माइनस में हो जाएगा, तो इज इक्वल लिखते हैं 2x। ये माइनस वैल्यू हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे 2x। 8.4 में से 2.4 माइनस करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा 6 इज इक्वल 2x। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लिखेंगे 6/2 इज इक्वल x के। तो 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इज इक्वल x। ये हमने वैल्यू पुट की, x इज इक्वल 3 आ गया, ये हम गिवन डाटा में पुट करेंगे। सो 8.4 माइनस 2x इज इक्वल 2.4 के। तो यहाँ पर 8.4 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, इज इक्वल 2.4। तो 8.4 माइनस 2 3 टाइम्स 6 इज इक्वल 2.4 के। 8.4 में से 6 माइनस करेंगे, रिमेनिंग यहाँ पे 2.4। दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास एक ओपन स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, 4/3 डिवाइड v इज इक्वल 2 के। पार्ट नंबर 6 है 4/3 डिवाइड्स v इज इक्वल 2 के। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 4/3। डिवाइड को जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको हम उलट कर देंगे, यानी कि v के नीचे कुछ टर्म नहीं तो डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/v आ जाएगा इज इक्वल 2 के। यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर v की वैल्यू, तो ये हम लिखते हैं 4/3 मल्टीप्लाई 1/v इज इक्वल 2 के। तो ये 2 हम नीचे शिफ्ट करेंगे, इस v को हम यहाँ पर मूव करेंगे। 4/3
मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा इज इक्वल वी के, यानी कि जो रकम डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम 4, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ओवर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास v की वैल्यू 2/3v। नेक्स्ट अभी हमने इसमें पुट करना है इसको, सो यहाँ पर लिखते हैं 4/3 डिवाइड्स v इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम v की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है 2/3 इज इक्वल 2 के। तो यहाँ पर 4/3 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है वो उलट कर देंगे, इसको अपोजिट 2/3 इज इक्वल 2 आ जाएगा। अब हम इसको कट कर सकते हैं, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम 4, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 आएगा। तो स्टूडेंट 2/1 इज इक्वल 2 है, 2 इज इक्वल 2, ये हमारे पास ट्रू है, दोनों का आंसर सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट हम इसमें लिखते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, 4x प्लस 3y इज इक्वल 17, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, इनको अगर हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू 17 आए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसमें x है इसमें y है, तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पुट करेंगे 4 इंटू एक्स, या हम 5 पुट करते हैं और 3 की जगह हम -1 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास 17 के इक्वल आती हैं वैल्यू, यानी कि 4 5 टाइम 20 और प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 17। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 इज इक्वल 70। तो ये हमें इक्वल आंसर आया, यानी कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट की थी और y की वैल्यू जो पुट की है वो कितनी है -1 के। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है x डिवाइड 13 इज इक्वल 7। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर तो 13 जो टर्म है वो ऑपोजिट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर 13 है तो ये 1/13 लिखा जाएगा इज इक्वल टू 7 के। तो स्टूडेंट x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल x ही आएगा, डिवाइड में नीचे डिनोमिनेटर में 13 है इज इक्वल 7। तो x/13 नीचे डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो जब हम इसको दूसरी साइड पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई लिखा जाएगा 7 × 13। x इज इक्वल 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 7, 7 3 टाइम 21, 1 लिखेंगे 2 कैरी, 7 1 7 और 2 ऐड करेंगे तो ये 91। अब स्टूडेंट हम इसको गिवन क्वेश्चन में पुट करते हैं स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पर लिखेंगे सो x डिवाइड 13 इज इक्वल 7। तो x जो हमारे पास वैल्यू है 91, डिवाइड करेंगे इसको 13 से इज इक्वल 7। 91 डिवाइड की जगह हम यहाँ पर जो लाइन शो कर सकते हैं, नीचे 13 लिखेंगे इज इक्वल 7। 13 को हम कट करते हैं, 13 अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 91 आता है। ये अभी हमने सॉल्व किया है इसको, 13 × 7 इज इक्वल 91। तो इसको हम कट कर सकते हैं, यानी कि 13 1 टाइम 13, 13 7 टाइम 91। तो लेफ़्ट साइड पर भी 7 है और राइट साइड पर भी 7 है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग इन अलजेब्रिक फॉर्म।
पॉइंट नंबर 1 x प्लस 13, x प्लस 13, इसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि यहाँ पर x है, x लिखेंगे प्लस 13, तो ये हमने यहाँ पे 13 पुट किया। x प्लस 13 था, x के आगे हम x लिखेंगे, प्लस की जगह हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 13 एज इट इज़। नंबर सेकंड, 9 माइनस 2m, 9 माइनस 2m, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं। 9 माइनस 2m है, यानी कि 9 में से माइनस करने हमने 2m को, 9 माइनस 2m। पार्ट नंबर थर्ड, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, यानी कि दो नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 18 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कि हम यहाँ पर दो नंबर्स लेट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन में हमें नंबर्स के बारे में नहीं बताया कि कौन से नंबर हमने लेट करने हैं, तो हम यहाँ पर उससे नंबर लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट x एंड y, हम एक नंबर x लेट कर लेते हैं और सेकंड नंबर हम y लेट कर देते हैं। लेट x एंड y आर टू नंबर्स तो यहाँ पर स्टूडेंट एक नंबर x है, इनका सम करना है दोनों नंबर्स का, तो x प्लस वाई इज इक्वल आ जाएगा 18 के। इनके जो नंबर हमने लेट किए हैं x और y, उनका हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम करेंगे x और y का, तो कहाँ पर आ जाएगा 18। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 20, difference of two number is 20। तो स्टूडेंट डिफरेंस करना है हमने दो नंबर्स का। यहाँ पर हम दो नंबर्स लेट करते हैं कि लेट x एंड y, लेट x एंड y और टू नंबर्स, लेट x एंड y आर टू नंबर्स, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y। लेट x एंड y आर टू नंबर्स, ये हमारे पास दो नंबर्स आ जाएंगे। इसको अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि x डिफरेंस y, x और y का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ जाएगा 20 के। x और y का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, 20 के। क्योंकि यहाँ पर लिखा है डिफरेंस फाइंड करना है टू नंबर्स का, तो हमने डिफरेंस किया दो नंबर्स को, उसका आंसर इक्वल हम 20 के पुट किया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5, द सम ऑफ m and n, the sum of m and n is divided by 3. The sum of m and n is divided by 3. m और n का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो यहाँ पर हम m और n लिखते हैं, इनका जो सम होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका सम कर लेते हैं। द सम ऑफ m एंड n, सम यानी कि ऐड करना है, इनको प्लस करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं m प्लस n, सम ऑफ m एंड n इज डिवाइडेड बाय 3। उसको हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 3 से, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने डिवाइड किया उसको 3 से। m और n का जो सम है उसको हमने डिवाइड करना है 3 से, तो ये हमने लिखा m प्लस n इज डिवाइडेड बाय 3। ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट क्वेश्चन है 4x is
ग्रेटर देन 4x is greater than 11. 4x is greater than 11. तो यहाँ पर 4x है ग्रेटर देन 11, तो हम लिखे हैं 4x, यानी पे हमने यहाँ पे x लिखा, ये ग्रेटर देन 11 है। तो स्टूडेंट ग्रेटर के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह से है कि जब हम उस सिंबल को ओपन करते हैं कि हमारे पास लेस का सिंबल है एक ग्रेटर का, तो जो ग्रेटर के लिए सिंबल यूज़ करते हैं उसका फेस जो है वो हम नंबर की तरफ ओपन करेंगे। यानी कि मैं इस तरह से लिखता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा 4x ग्रेटर हो जाएगा, 4x ग्रेटर होगा, और जो नंबर जिस नंबर की तरफ बैक आ रही है वो लेस होगा। तो ये मैंने देन 11, 4x ग्रेटर देन 11, ये जो जिस तरफ इसका फेस ओपन है सिंबल का ये ग्रेटर नंबर है, और जिस तरफ इसकी बैक है वो स्मॉल नंबर है। तो 4x इज़ ग्रेटर देन 11, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 4x इज़ ग्रेटर देन 11। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है x इज़ greater than x is greater than 3 but less than 25. x is greater than 3 but less than 25. इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं कि x हमारे पास ग्रेटर दैन 3 है बट लेस दैन 25 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसमें वेरिएबल एक है, दो टर्म्स के दरमियान हम इसको लिखेंगे, वो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे मैं सेंटर में इसको लिखता हूँ x। अब x कह रहे हैं कि वो ग्रेटर दैन 3 है, वो 3 से कितना है ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए हम यहाँ पे x की तरफ फेस करेंगे और यहाँ पर ये 3 लिखेंगे, यानी कि x ग्रेटर है 3 से। ये हमने x की तरफ से सिंबल का फेस ओपन किया और यहाँ पर हमने नंबर पुट किया, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 3। और आगे है बट लेस देन 25, और 25 से है स्मॉल, तो स्मॉल के लिए हम यहाँ पर इसकी बैक यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 25। तो ये हमने यहाँ पे पुट किया कि इसका मतलब है कि जो इतनी लाइन है ये हमारे पास इसका मीनिंग बनता है x ग्रेटर देन 3, और जो आगे ये लाइन है हमारे पास इसका मीनिंग है x लेस देन 25। दोनों टर्म्स को हमने एक ही सिंबल में यूज़ किया कि x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 25। इसको अगर हम लहदा लिखें तो इस तरह लिखेंगे कि x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन 25 है। तो एक तरफ हमने इस सिंबल का फेस x की तरफ ओपन करना है, तो ये मैंने x की तरफ ओपन किया, और एक तरफ मैंने सिंबल x से तरफ बैक करनी है, तो ये मैंने इसके लिए यहाँ पर x की तरफ बैक की। तो ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है द प्रोडक्ट ऑफ the product of 5 and y is equal to 90. The product of 5 and y is equal to 90. तो यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y इज इक्वल टू 19 के। तो प्रोडक्ट 5 में है तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, और यहाँ पर वेरिएबल y है, तो ये हमने यहाँ पर वेरिएबल y लिखा कि y के साथ उसका प्रोडक्ट है 5 का, और वो जो इक्वल है इक्वल किसके आ जाएगा 19 के। तो यहाँ पर इक्वल टू हम 19 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ 5 का प्रोडक्ट y के साथ है, y में हमने लिखा इज इक्वल वो है इज इक्वल टू 19 के, तो हमने इसको इज इक्वल 19 के पुट किया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 है 5 टाइम्स 2
z is equal to 70. फाइव टाइम्स 2z इज इक्वल टू 17, इसको हम 17 की पुट करते हैं इक्वल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स 2z, यानी कि जो 2z है ये हमने 2z लिखा, 2z, z को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2z, अब इसको हमने 5 टाइम्स करना है, तो 5 टाइम किस तरह करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के साथ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारे पास 5 टाइम 2z, 2z लिखेंगे पहले, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 2z, 5 टाइम 2z, आगे इज इक्वल टू 70 है, तो इज इक्वल के लिए हम ये 2 लाइन्स यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन है, ये इक्वल का सिंबल है, इज इक्वल टू 70, तो ये हमने यहाँ पे 70 पुट किया, 5 टाइम्स 2z इज इक्वल 70। नेक्स्ट है नंबर 10, there are 40 students, there are 40 students in class 6, in class 6 X are absent and 32 are present। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट जिसमें गिवन है कि 40 स्टूडेंट एक क्लास में है और उसमें से x स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है और एंड 32 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन 40 स्टूडेंट्स की है, तो ये हमने टोटल 40 लिखा है। अब 40 में से हमने जो एब्सेंट हैं बच्चे उनको माइनस कर देना है, एब्सेंट वाले स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो प्रेजेंट होंगे वो 32 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास 6, क्लास 6 में 40 स्टूडेंट हैं, उनमें से x आर एब्सेंट, तो जो एब्सेंट है उनको माइनस करते हैं और एब्सेंट यहाँ पर क्या है x, तो हमने x को माइनस कर दिया और एंड 32 आर प्रेजेंट, 32 प्रेजेंट हैं तो इक्वल लगा के हम यहाँ पे 32 पुट करेंगे, यानी कि 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इन विच x आर एब्सेंट, तो जो एब्सेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग है 32 आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो हमने इज इक्वल 32 पुट किया, तो ये हमारे पास आ गया 40 माइनस x इज इक्वल 32 आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट 11 पार्ट है, अली हैज़ x रुपीज़ if he gets 32 students, 32 more than the total becomes 45. Ali has x rupees if he gets 32 more than the total becomes 45. तो अली के पास जो टोटल रुपीज़ हैं वो x हैं, इफ़ ही गेट्स 32 मोर, अगर उसके तरफ से 32 मोर रुपीज़ मिलते हैं, ही गेट 32 मोर देन द टोटल बिकम, तो टोटल कितना आ जाएगा 45, यानी कि उसके पास टोटल रुपीज़ हैं x, उसमें उसको 32 रुपीज़, इफ़ ही गेट 32 मोर, उसको 32 रुपीज़ ज़्यादा मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे 32, प्लस क्यों करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास टोटल आने वाला है, देन द टोटल बिकम 45, तो टोटल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे, तो ये हमारे पास टोटल कि x अली के पास रुपीज़ हैं, उसमें उसने 32 रुपीज़ उसको और मिले ज़्यादा, वो हम उसमें ऐड कर देंगे, तो उसके पास जो टोटल आ गए वो कितने हैं 45, x 32 उसमें ऐड करेंगे तो बिकम्स टोटल बिकम्स 45। तो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12।
पार्ट नंबर 12 है मल्टीप्लाई द सम ऑफ टू नंबर्स with 7. Multiply the sum of two numbers with 7. तो यहाँ पर हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो लेट हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं. लेट द टू नंबर्स आर x एंड y. ये दो नंबर्स हमने लेट किए. अब इनका क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स. तो दोनों नंबर्स को हम सम करते हैं, उनको जमा करते हैं. तो उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, विद 7. तो इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दैट द टू नंबर्स आर x एंड y. तो रहेगा 7 इंटू एक्स एंड प्लस वाई. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 7 आप मल्टीप्लाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख लें. इसका भी हमारे पास सेम मीनिंग है. ये भी 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई है, ये भी 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई है. तो दोनों आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द बेस एक्सपोनेंट and coefficient of the following. इसमें पॉइंट नंबर 1 3y स्क्वायर 3y की 5 पावर. दूसरा इसमें हमने बेस लिखना है. बेस क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे कोएफिशिएंट किसको कहेंगे, और लास्ट पे एक एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट इसमें क्या होगा. तो ये तीनों टर्म इसमें हम लिखेंगे. बेस लिखेंगे, बेस की वैल्यू क्या आएगी. इसी तरह एक्सपोनेंट, और लास्ट वन कोएफिशिएंट. बेस एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट. तो स्टूडेंट 3y की पावर 5 है. तो मैंने बताया कि जो पावर के नीचे रकम होगी उसको हम बेस कहते हैं. जो पावर के नीचे होगी उसको हम बेस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे y है, तो y यहाँ पर हमारे पास बेस आ जाएगा. तो y के जो ऊपर टर्म है, जो y के ऊपर 5 लिखा है, 5 हमारे पास एक्सपोनेंट होगा. उसको हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं या इंडेक्स कहते हैं. तो जो y के ऊपर पावर में होगा उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 5. अब हमने वेरिएबल को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा वो नंबर हमारे पास कोएफिशिएंट कहलाएगा. यानी कि 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा 3 हमारे पास कोएफिशिएंट. y बेस है, y की पावर 5 जो है 5 एक्सपोनेंट है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 -2x की 3 पावर. दूसरा -2x की 3 है. यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट हमने बेस बताना है, बेस क्या है. फिर हमने एक्सपोनेंट भी बताना है कि इसमें एक्सपोनेंट क्या है, और कोएफिशिएंट. हम कोएफिशिएंट किसे कहेंगे. तो स्टूडेंट बेस है. बेस यहाँ पर इसमें x की पावर में लिखा है, तो x यहाँ पर बेस है. तो x की पावर क्या है 3. जो पावर होगा उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं. और जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि -2 से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लाई में -2 है, वो हमारे पास कोएफिशिएंट आ जाएगा. यानी कि -2 कोएफिशिएंट, x है हमारे पास बेस, और x की जो पावर है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है 3. नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 3
माइनस इंटू एक्स वाई होल पावर 3। बेस एक्सपोनेंट कोएफिशिएंट। तो बेस स्टूडेंट पावर के जो नीचे टर्म होगी उसको हम बेस कहेंगे। पावर के नीचे एक्स वाई है तो एक्स वाई इसमें बेस है, और जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर 3 है, 3 हमने एक्सपोनेंट के तौर पर लिखा। और जो माइनस है, अब स्टूडेंट यहाँ पर माइनस के 1 के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा, तो मतलब यहाँ पे 1 है, -1, तो कोएफिशिएंट लिखेंगे -1, यानी कि एक्स वाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ही आएगा। तो नंबर यहाँ पर कोएफिशिएंट -1 है, एक्सपोनेंट की वैल्यू 3 है जो पावर है, और जो बेस है वो एक्स वाई है। नंबर 4 है 3ac का स्क्वायर, 3ac की पावर 2। 3ac पावर 2 है, यहाँ पर हम बेस लिखते हैं इसको। बेस इज इक्वल एक्सपोनेंट इज इक्वल, और लास्ट वन इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इज इक्वल, तो बेस की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 3ac का स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर के जो नीचे टर्म है स्क्वायर के नीचे, वो यहाँ पर क्या है 3ac, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी बेस। अब बेस के ऊपर जो ये पावर है इसको हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं और ये वैल्यू 2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस साइड में हमारे पास कोएफिशिएंट कोई नहीं लिखा, तो यहाँ पर जस्ट हम क्या पुट कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इस टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आएगा, तो कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा 1। बेस हमारे पास 3ac, बेस के ऊपर जो है वो पावर एक्सपोनेंट पढ़ते हैं उसको 2, और ये कोएफिशिएंट 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है बी। अब स्टूडेंट बी में हमने बेस भी बताना है। इसमें बेस क्या है, इसका हमने एक्सपोनेंट भी लिखना है, और लास्ट पे कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर जो बेस वैल्यू है, बेस यहाँ पर ये b है, b के जो ऊपर है यहाँ पर b के ऊपर पावर 1 है, यानी कि b की पावर 1 b ही आता है, तो बेस यहाँ पर हम b लिखेंगे, पावर इसकी आ जाएगी 1, और b के साइड पर कोई भी टर्म नहीं तो क्या है यहाँ पे 1 है, तो कोएफिशिएंट 1, बेस b, पावर 1, एक्सपोनेंट 1 और कोएफिशिएंट 1। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 5/4 इंटू ac की पावर -2। यहाँ पर स्टूडेंट बेस लिखेंगे, हम बेस फाइंड करेंगे, इसमें एक्सपोनेंट फाइंड करेंगे और कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो बेस की वैल्यू यहाँ पर जो पावर के नीचे रकम है AC, ये हमारे पास बेस है, जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट पढ़ते हैं और वो -2 है, और जो ये वैल्यू के साथ इस टर्म हमारे पास कांस्टेंट होगा वो कोएफिशिएंट है, और वो है 5/4। दिस इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
and sentences in words। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है x + 5 बराबर है 18 के, x + 5 = 18। तो सुनिए यहाँ पर हमने x + 5 = 18 पढ़ते हैं इसको, यानी कि इसको अब हमने सेंटेंस में लिखना है। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, इसको हमने सेंटेंस में लिखना है। तो x + 5 लिखेंगे यहाँ पे, x + 5 is equal to x + 5 is equal to 18। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सेंटेंस में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 3x - 2 = 11। इस तरह मैंने इसको रीड किया, हम ऐसे इसकी इंग्लिश सेंटेंस में इसको लिखेंगे 3x - 2 = 11। ये लिखेंगे इसका सोल्यूशन, इसका आंसर लिखेंगे कि 3x, यानी कि इसको हमने सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पर मैं 3 की जगह पे इंग्लिश वाले वर्ड 3 यूज़ करूँगा कि 3x - 2, 3x - 2। तो मैंने लिखा 3x - 2 इज़ इक्वल, ये इज़ इक्वल का साइन है तो यहाँ पर इज़ इक्वल लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, ये नंबर 11 है तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। 3x - 2 = 11। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x > 4 + 2। कि ये फेस, जो सिंबल का फेस है, ये x की तरफ ओपन है, तो मतलब x ग्रेटर देन हुआ, x > 4 + 2। यहाँ पर लिखेंगे हम x is greater than 4 + 2। 4 है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर 2, 4 + 2। x is greater than 4 + 2। तो ये हमने इसको सेंटेंस में लिखा। पार्ट नंबर 4 है नेक्स्ट। पार्ट नंबर 4 लिखते हैं 2m + n / 5, यानी कि 2m + n / 5 है, तो ओवर को हम डिवाइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका आंसर लिखेंगे सोल्यूशन में तो लिखेंगे 2m, आगे प्लस का साइन है, प्लस n डिवाइड, ये लाइन को हम डिवाइड कहते हैं, डिवाइडेड बाय 5 लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 5। 2m + n डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 है 5x = 7 - 2y। 5x = 7 - 2y। इसको हम लिखते हैं, क्योंकि 5x है, 5x = 7 - 2y। 5x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, x की जगह पर हमारे पास ये x आ जाएगा, इज़ इक्वल का साइन है, इज़ इक्वल टू लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 7 - 2y, 7 - 2y। ये मैंने लिखा 5x = 7 - 2y, 5x = 7 - 2y। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है 2x
माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल 23। 2x माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल 23। तो इसको हम लिखते हैं सेंटेंस में 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y है तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर 3 और y प्लस 15, तो लिखते हैं प्लस 15 इज इक्वल टू इक्वल है 23 के, तो यहाँ पर लिखते हैं 23। टू एक्स माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 23। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें पॉइंट नंबर 1 d यानी कि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर वाली फॉर्म जिसमें हमारे पास बेस भी होगी और बेस के ऊपर पावर भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है d. इसका जब हम आंसर फाइंड करें, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिखते हैं d डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है कि ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें d की पावर ये 1 है, यहाँ पर भी d की पावर 1, d की पावर 1, d की पावर 1। इस सब में d की पावर कितनी है, जस्ट 1 है। तो इसको हम लिखते हैं अगर इस तरह से d की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इनको हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट जब नीचे वाली टर्म सेम होती है, बेस एक जैसी हो, तो उसमें जितनी भी पावर होती है वो प्लस हो जाएगी। जब बेस सेम हो, बेस एक जैसी हो, तो उसमें जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इनको ऐड किया। तो ये हमारे पास आ जाएगा d 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल, यहाँ पर ये 5 टाइम है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट प्लस 1, तो ये आ जाएगा d की पावर 5। क्वेश्चन में भी हम एक d लिख लेते हैं पॉइंट d, ये हमारे पास 5d आ गए, तो d की पावर आ जाएगी 5। यानी कि हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5, तो d की पावर में लिखेंगे 5, तो ये हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसा हमने उसको काउंटिंग करनी है, उसके पावर का काउंट करेंगे और उसको पावर के ऊपर पावर में लिख देंगे, बेस के ऊपर पावर लिखेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो ये स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। तो स्टूडेंट 3 यहाँ पर 3 कितने टाइम है, 3 की पावर ये 1 है, ये की पावर 1, तो लिखते हैं 3 1 प्लस 1, और b कितने टाइम है, मल्टीप्लाई b की पावर 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 टाइम्स है, 3 की पावर 3 लिखा, b कितने दफ़ा है 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई b की पावर 2। तो ये हम जब मल्टीप्लाई इसको ख़त्म करेंगे दरम्यान में, तो ये आ जाएगा 3 क्यूब b का
स्केयर। इसको पढ़ते हैं 3 की पावर 3 को 3 क्यूब b का स्केयर। 2 पावर वाले को स्केयर पढ़ते हैं, 3 पावर को क्यूब। 3 पावर क्यूब 3 की क्यूब b का स्केयर, b स्केयर। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 3। DC मल्टीप्लाई DC मल्टीप्लाई DC मल्टीप्लाई DC। तो स्टूडेंट हमारे पास ये टर्म आ गई DC मल्टीप्लाई इंटू DC मल्टीप्लाई DC मल्टीप्लाई DC। यानी कि यहाँ पर कितने टाइम है, ये 4 टाइम है। D भी 4 टाइम है यहाँ पर, और C भी कितने टाइम है, 4 टाइम। तो यहाँ पर पावर इनकी 1 1 है, सबकी पावर कितनी है, 1 1। तो जब हम इसको आंसर में लिखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। D को काउंट कर लेंगे, 1 1 1 1। लिखते हैं यहाँ पर D की पावर 4 आ जाएगा, कि D कितने टाइम है, 4 टाइम। इसी तरह C कितने टाइम है, 1 2 3 4। तो C की पावर भी 4 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है D पावर 4 C पावर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है A ओवर C मल्टीप्लाई A ओवर C मल्टीप्लाई A ओवर C मल्टीप्लाई A ओवर C। हमारे पास पार्ट्स हैं, इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसकी पावर में इसको लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर A ओवर C लिखा। अब ऊपर A की पावर कितनी है, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम। तो यहाँ पर लिखते हैं A की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और नीचे C कितने टाइम है, वो भी 4 टाइम है। तो C की पावर में लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यानी कि हमने A पावर में भी लिख दिए उनकी टर्म्स को, और C की टर्म्स को भी उसकी पावर में लिख दिया। तो अगर हम इसको ऐड करें 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो A की पावर आ जाएगी 4 ओवर C की पावर आ जाएगी 4। स्टूडेंट पावर तब ऐड करते हैं जब जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो। तमाम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी जो नीचे वाली टर्म है वो सेम होगी, तो उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर A और A आपस में मल्टीप्लाई में है, ये A सारे सेम हैं, बेस ये सेम है, तो इसकी हमने पावर 4 लिखी। कितने टाइम है ये, 4 टाइम, तो हमने A की पावर लिखा 4। इसी तरह C की पावर 4। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है A प्लस C A प्लस C A प्लस C इंटू A प्लस C। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर A प्लस C ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम इसी तरह से ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। A प्लस C A प्लस C आ जाएगा, इसी तरह A प्लस C है, और लास्ट वाला भी A प्लस C है। तो जब स्टूडेंट यहाँ पर ये A प्लस C ये हमने 1 टाइम लिखा, ये सेम है, इनकी पावर लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 1 पावर एक्सपोनेंट 1 है। तो ये हम इसको लिखेंगे A प्लस C, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4। A प्लस C की पावर 4, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में है पी क्यू आर मल्टीप्लाई पी क्यू आर मल्टीप्लाई पी क्यू आर 3 टाइम्स। जिसमें यहाँ पे P1 टाइम, P2 टाइम, P3 टाइम, P की पावर लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। इसी तरह मल्टीप्लाई Q है, Q
क्यू की भी 3 टाइम्स है, 1 + 1 + 1, इनकी पावर्स कितनी हैं 1 1 1। आगे आर है, और की पावर भी 1 + 1 + 1 3 टाइम्स, तो ये पी बन जाएगा हमारे पास 1 + 1 + 1 3। इसी तरह क्यू की वैल्यू भी 3 और आर की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। पी पावर 3, क्यू 3 और 3, पी का क्यूब, क्यू क्यूब और आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 8A का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन in simplified form. Write the following expression in simplified form. Simplified form में इसको लिखना है, तो ये हमारे पास में पॉइंट नंबर 1 है, C डॉट C डॉट C डॉट C। C कितने टाइम यहाँ पर स्टूडेंट? C 4 टाइम है, यानी कि जो C की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम है, तो हम इसको लिखते हैं C की पावर को कि C डॉट C डॉट C डॉट C इज इक्वल है C की पावर 1 + 1 + 1 + 1, तो ये आ जाएगा C की पावर 4। 1 1 1 को ऐड करेंगे तो C की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 लिखते हैं B डॉट B माइनस X डॉट X। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर स्टूडेंट B हमारे पास B डॉट, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल एज इट इज़ लिख लेते हैं इसको। तो B है, B कितने टाइम है 1 + 1 + 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, माइनस X की पावर भी सेम है, तो ये भी हमारे पास ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगी B का क्यूब माइनस X का क्यूब, B क्यूब माइनस X क्यूब। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म। नंबर 3 है 4 डॉट x माइनस 9t डॉट t। इसको जब हम स्टूडेंट राइट करते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 4 डॉट x लिखेंगे माइनस 9t डॉट t। इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो 4 एज इट इज़, और x की पावर 1 1 1 है, तो लिखेंगे x पावर 1 + 1 + 1 माइनस 9 पावर t + 1 + 1 प्लस, तो यह आएगा 4, x की 3 टाइम है तो x की पावर 3 माइनस 9, t भी यहाँ पर 3 टाइम है तो t की पावर 3 लिखेंगे, जैसे कि 1 + 1 + 1 इक्वल 3 आएगा। पार्ट नंबर 4, 11 डॉट p प्लस 2 डॉट q। तो अब स्टूडेंट हम इसको राइट करते हैं, यह आ जाएगा 11 डॉट p की वैल्यू कितने टाइम है इसको लिख लेते हैं, p डॉट p प्लस 2 डॉट q। तो ये हमारे पास आ जाएगी 11, p की 3 है, p की पावर 3 लिखेंगे, प्लस 2 है, q की कितने टाइम है 3 टाइम, तो लिखेंगे q पावर 3। 11 p की क्यूब आ जाएगा और 2 q की क्यूब आ जाएगा। नंबर 5 है 2 × 2 = 4।
प्लस 3m डॉट m डॉट m। तो ये स्टूडेंट लिखा जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 डॉट m डॉट m डॉट m। यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 को हम 3 टाइम, 2 कितने टाइम है 3 टाइम, तो 1 प्लस 1 ये 3 टाइम आ जाएगा क्यूब। इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस 3 है m डॉट m, तो m की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, 3m की वैल्यू 3। तो अगर स्टूडेंट हम इसको, ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 क्या होगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई टू 8, तो यहाँ पर 8 भी आ सकता है, 8 प्लस 3m की पावर 3। 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, यानी कि 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये 2 पावर 3 है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 6 है a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इज़ माइनस c डॉट c। तो ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस c डॉट c। तो a प्लस बी 2 टाइम्स हैं, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी, इसकी पावर 1 ये और इसकी पावर 1 ये, माइनस c की पावर 1 प्लस 1 3 टाइम्स हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी की पावर 1 प्लस 1 2 माइनस c की पावर 1 प्लस 1 इज़ इक्वल 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आएगा a प्लस बी पावर स्क्वायर और माइनस c पावर क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज, हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट किया, पार्ट नंबर 6 कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 8A यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा था, जिसमें हमने आज एक्सरसाइज 8A परफॉर्म की। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको अपनी होमवर्क वाली कॉपीज में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।